बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमला होकर 60 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसकी तलाश के लिए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट की कुल 35 टीमें गठित की गई है, जो आरोपी की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। बीती रात को सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा उस ऑटो चालक का भी बयान दर्ज किया गया, जिसने उस रात सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में पहुंचाया था। इस पूरे मामले में शनिवार के दिन 3 अलग सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो सामने आए हैं। पहला सीसीटीवी फुटेज वर्सोवा इलाके से सामने आया है और वर्सोवा इलाके का जो फुटेज आया है वो एक संदिग्ध आरोपी का फुटेज सामने आया है, जो फिलहाल पुलिस ने उसे बांद्रा पुलिस स्टेशन में रखा है और पूछताछ कर रही है। उस फुटेज में आरोपी जो है वो चप्पल चुराते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी का जो 2 फुटेज सामने आया है वो दादर इलाके के फूल मार्केट का है। देर शाम तक अगर अभिनेता सैफ अली खान की बयान दर्ज कराने की स्थिति में रहेंगे तो पुलिस उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। आरजीकर हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में जो दोषी सिविल वॉलंटियर संजय राय का आज यहाँ पे फैसला आया है और कोर्ट ने साफ तौर पे ये बात कहा है कि संजय राय ही सिविल वॉलंटियर पूरे मामले का दोषी है और उसे दोषी सियालदा कोर्ट ने करार दिया है। लेकिन संजय राय ने अपने बचाव में कहा है कि वो निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है और अब पूरे मामले की सुनवाई वहाँ पे जो हुआ है, कोर्ट इसका फैसला सोमवार को सुनवाएगा। लेकिन देखिए जिस तरह से सियालदा में यहाँ पे देखिए जो कोर्ट के सामने लगातार यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हर किसी की यही मांगे हैं कि संजय राय को जो कोर्ट है वो फांसी की दे। अब देखना है कि सोमवार को क्या फैसला आता है। जो कोर्ट पूरे मामले का सुनवाई हो चुका है और कोर्ट अब इस फैसले को सोमवार को करेगा। अब देखना है कि सोमवार को सियालदा कोर्ट जो यह फैसला है उस फैसले में क्या है, संजय राय को फांसी है या उम्र कैद है। इस बात पे अभी यहाँ पे लोगों में एक तरह से चर्चा बना हुआ, कौतूहल हुआ है, लेकिन संजय राय को सियालदा कोर्ट ने पूरी तरह से दोषी करार दिया है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा को लेकर आज एक और बड़ी घोषणा की। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रह रहे किराएदारों को लेकर एक बड़ी घोषणा की। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आएगी तो किराएदारों को फ्री बिजली और पानी देगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हम ऐसा सिस्टम, ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे किराएदारों को फ्री बिजली और फ्री पानी का फायदा मिल सके। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में ज़्यादातर किराए पर पूर्वांचल के लोग रहते हैं, बहुत गरीब तबका है वो, उनको फायदा पहुंचाने की जो कोशिश है वो आम आदमी पार्टी करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले कल अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मेट्रो में 50% किराए की जो है मांग की थी और लगातार एक के बाद एक योजनाएं जो है अरविंद केजरीवाल उसकी जो है घोषणा कर रहे हैं, जिससे दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नजर आने के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही है। ऐसे में सियासत जो है उसकी सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं। अब नामांकन तो आखिरी दिन निकल गया, यानी कि नामांकन अब पूरे हो चुके हैं, लेकिन नामांकन में जो हलफनामा, चुनावी हलफनामा होता है, उसको लेकर अब राजनीतिक दल एक दूसरे पर छीटाकशी करते नजर आ रहे हैं। अब ताजा मामला दिल्ली बीजेपी ने आरोप लगाया है पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर, जिसमें बीजेपी ने कहा है कि 1.4 करोड़ रुपए चुनावी हलफनामे में मनीष सिसोदिया ने अपनी जो इनकम है वो दिखाई है, जो कि पूरी तरीके से गलत नजर आती है। अब बीजेपी का आरोप है कि जिस तरीके से चल संपत्ति की बात करें तो सिसोदिया ने अपने नाम पर 34.43 लाख और अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया के नाम पर 12.87 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है। भाजपा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री में दर्ज कर्ज के आंकड़ों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव, साथ ही साथ बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा है कि सिसोदिया द्वारा अपने बेटे की विदेश शिक्षा के लिए 3 व्यक्तियों से लिया गया 1.5 करोड़ का कर्ज संदेह उत्पन्न करता है। साफ तौर पर चुनाव है, ऐसे में आरोप तो लगाए ही जाएंगे। अब इन आरोपों को किसको फायदा होगा, किसका नुकसान, ये तो 8 फरवरी को पता चल जाएगा। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।
विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर ज्यादा फोकस करेगी समाजवादी पार्टी। हारे हुए बूथों पर मंथन करने की रणनीति भी तैयार की गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी उन सीटों पर ज्यादा फोकस करना चाहती है जहां साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था। वहां बूथों को 3 श्रेणियों में बांटकर स्थानीय इकाइयों को जिम्मेदारी दी जाएगी। पीडीए के साथ साथ बीएसपी के वोट बैंक पर भी सपा की खास नजर है। जानकारी के मुताबिक यूपी में पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थी। तब उसके सहयोगी रहे राष्ट्रीय लोकदल और सुभाषपा के खाते में 8 और 6 सीटें आई थी। आप सूत्रों के मुताबिक शेष जिन सीटों पर सपा को हार का सामना करना पड़ा था, वहां के बूथों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये श्रेणियां पिछले चुनाव में मिले मत प्रतिशत के आधार पर तय की गई है। साथ ही साथ पीडीए समीकरण का भी खास ध्यान रखा जाएगा। दरअसल अखिलेश यादव का ये मानना है कि विधानसभा चुनाव में जिन बूथों पर समाजवादी पार्टी कमजोर थी, वहां पर विशेष अभियान चलाकर मतदाताओं को पार्टी के साथ जोड़ा जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बीजेपी की तर्ज पर एनसीपी अजित पवार गुट भी आज से शिरडी में 2 दिवसीय सम्मेलन कर रहा है। इस सम्मेलन को अजित पर्व का नाम दिया गया है। इस सम्मेलन में एनसीपी अजित पवार गुट के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। खास बात यह है कि इसमें सबकी निगाहें छगन भुजबल और धनंजय मुंडे पर टिकी हैं, क्योंकि छगन भुजबल पार्टी से थोड़े नाराज बताए जाते हैं और धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। इसलिए इस सम्मेलन में बीड़ में सरपंच की जो हत्या हुई थी उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही जो स्थानीय निकाय चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया जाएगा। खास बात यह है कि एनसीपी अजित पवार गुट ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने 30 उम्मीदवार उतारे हैं। ये उम्मीदवार इस तरह से उतारे गए हैं जिससे बीजेपी को इसका फायदा हो और जो विपक्ष है उसको इसका नुकसान हो। सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पिछले 10 दिनों में 400 से भी ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। इन स्कूलों को किसी दूसरे स्कूलों के साथ मर्ज कर दिया है, जिसके चलते राजस्थान में स्कूलों की संख्या अब कम हो गई है। ये सभी हिंदी मीडियम के स्कूल है, जिसके चलते अभिभावकों की चिंताएं पहले ही बढ़ी हुई है। राजस्थान सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री ने यह तर्क दिया है कि इन स्कूलों में से ज्यादातर स्कूल ऐसे हैं जहां पर कि या तो छात्रों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम है या कि वहां पर पर्याप्त शिक्षक नहीं है। कई स्कूल ऐसे थे जो कि एक ही भवन में चल रहे थे और 3 से 4 स्कूल एक भवन में चलने के चलते इन सबको एक ही जगह पर मर्ज किया गया है। हालांकि छात्रों को इससे काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है, क्योंकि छात्र छात्राएं जो सरकारी स्कूल अपने घर के आसपास बने थे वहां पर प्रवेश ले चुके थे, अब उन्हें कुछ दूर जाना पड़ेगा जहां पर कि उनकी स्कूल को मर्ज किया गया है। अभिभावकों की चिंता भी इस पूरे फैसले को लेकर बढ़ी हुई है, क्योंकि अभी तो केवल हिंदी मीडियम 450 स्कूलों को बंद करने की बात सामने आई है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का मोर्चा लगातार ही चल रहा है, चाहे वो बारिश हो, इसी तरह सर्दी हो, जहाँ फिर धूप हो, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेके शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर भी डटे हुए हैं और जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले काफ़ी दिनों से अपने अमरण अनशन पर हैं और यही कारण है कि आज उनके अमरण अनशन का भी 54वां दिन था और इसी के साथ साथ उनके समर्थन में भी पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार अमरण अनशन कर रहे हैं और 122 किसान, चाहे वो पंजाब के हैं या हरियाणा के, जगजीत सिंह डल्लेवाल को समर्थन देते हुए अमरण अनशन के ऊपर खनौरी में बैठे हुए हैं। और किसानों की एकता को लेकर भी आज खनौरी के पातड़ा कस्बे में एक लंबी चौड़ी बैठक भी हुई है, जिसमें किसानों के मुद्दों के साथ साथ किसानी मांगों को केंद्र सरकार किस तरह से माने, इसके लिए पूरी रणनीति भी बनाई गई है। और इसी बैठक में चाहे किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल हों, जोगिंदर सिंह उगराहा हों या फिर सरबन सिंह पंधेर आदि ने अपने अपने विचार भी रखे और आने वाले समय में किस तरह की रणनीति बनाई जाए इसके ऊपर भी विचार मंथन किया गया। लेकिन अभी भी एकता के ऊपर बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। अब हम आपको वो ड्रोन दिखाने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने कभी देखा होगा। ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर नुमा
ड्रोन है। खासियत इसकी ये है कि ये नैनो ड्रोन है, 1000 मीटर तक उड़ान भर सकता है, 2 किलोमीटर तक जा सकता है। ये ड्रोन भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो चुका है और बेहद कारगर साबित हुआ है। ये आप देखिए इस ड्रोन को। अभी तक जो आपने ड्रोन देखे होंगे, लेकिन आपने ऐसा ड्रोन नहीं देखा होगा। जब ये ड्रोन जो है किसी भी ऑपरेशन में भारतीय सेना उतारती है, आतंकी दुश्मन जो है इस ड्रोन को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि जब ये उड़ान भरेगा कोई भी इसे नहीं देख सकता है। हम दुश्मन पर इस ड्रोन के जरिए पैनी नजर रख सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, इसे जो है हैंड कंट्रोल किया जाएगा और पूरी जो लाइव फीड होगी स्क्रीन के जरिए देखी जाएगी। मकसद यही है कि दुश्मन यानी पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। कैमरामैन आर के कोल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 अखनूर।